लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। राजनीति विज्ञान विषय है और तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की। तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्लास में हम लोग बात करने चल रहे हैं कि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करें और उस संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन करने में तथ्य और अवधारणाओं को तैयारी में किस प्रकार से व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करें तथा इस संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए कौन कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करें, ये सारी बातें हम लोग अपने इस क्लास में करने चल रहे हैं। तो ध्यान से इस क्लास को पढ़ने की आवश्यकता है कि राजनीति विज्ञान एक मास्टर ऑफ सोशल साइंस है और राजनीति विज्ञान में यूजीसी के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वह पाठ्यक्रम सबसे बड़ा पाठ्यक्रम है, या यूँ कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में कोई भी ऐसा भाग बचता नहीं है जो कि यूजीसी के द्वारा अपने नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित न किया गया हो। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में कि अगर आपने तैयारी स्टार्ट किया है यूजीसी के द्वारा आयोजित होने वाली नेट और जेआरएफ के एग्ज़ाम के, तो राजनीति विज्ञान के अगर पाठ्यक्रम की बात किया जाए तो सबसे पहले आपको यह बात देखना है, आप यूजीसी के वेबसाइट पर जा कर के इसका पाठ्यक्रम निकाल लें और सबसे पहले पाठ्यक्रम को अपडेट करके देख लें और इसके अतिरिक्त प्रीवियस ईयर में जो सवाल आपको पूछा गया है उसको भी देखें कि इस टॉपिक के अंतर्गत किस टाइप का सवाल आपको पूछा जाता है। देखिए, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं और पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत प्लेटो से लेकर के मार्क्स तक का तो आपको अध्ययन करना ही करना है। लेकिन इसमें एक अन्य बात भी महत्वपूर्ण है और वह बात यह है कि इसमें समकालीन और राजनीतिक विचारकों का भी आपको अध्ययन करना होता है। इसमें जहां आप प्लेटो से लेकर के मार्क्स तक का अध्ययन करते हैं, प्लेटो से मार्क्स तक का अध्ययन करते हैं, जो परंपरागत पाश्चात्य राजनीतिक विचारक कहलाते हैं। यूनानी विचारकों में प्लेटो और अरस्तू का अध्ययन करते हैं। मध्यकालीन राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत संत अगस्तीन, थॉमस एक्विनास और मार्सिलियो का अध्ययन करते हैं। आधुनिक राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत मैकियावेली का, बोंदा का, हॉब्स, लॉक, रूसो का, बेंथम, जेएस मिल, टी.एच. ग्रीन तथा कार्ल मार्क्स का अध्ययन करते हैं। वहीं पर इसके साथ साथ अन्य मार्क्सवादी विचारकों का अध्ययन, जैसे समकालीन में ग्राम्शी का अध्ययन, हन्ना अरेंट का अध्ययन या जॉन रॉल्स का भी अध्ययन आपको इसमें करना होता है। तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक राजनीति विज्ञान का मूल आधार है, क्योंकि अगर आपने विचारकों का अध्ययन किया तो विचारकों के अध्ययन से ही आप पॉलिटिकल थ्योरी को भी आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए पाश्चात्य राजनीतिक विचारक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें दोनों बातें हैं, आप पाठ्यक्रम को निकाल लें, हम अपनी से इसमें लगा भी देंगे पीडीएफ के रूप में, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बट आप निकाल लें अपने आप से
प्लेटो से मार्क्स तक और इसके अलावा समकालीन मार्क्सवादी चिंतक और समकालीन उदारवादी चिंतकों का भी आपको इसमें अध्ययन करना है। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो भारतीय राजनीतिक विचारक में तो कोई ऐसा पाठ्यक्रम है ही नहीं कि जिसको इनके द्वारा छोड़ा गया हो। सारा पाठ्यक्रम है इसमें। इसमें प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक और आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक दोनों को ही सम्मिलित किया गया है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में मनु का अध्ययन, कौटिल्य, जैन बौद्ध साहित्य, महाभारत का शांति पर्व तथा आधुनिक राजनीतिक विचारकों के अध्ययन में न केवल उन विचारकों का चिंतन आपको, राजनीतिक दर्शन आपको देखना है, बल्कि उनके द्वारा राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में क्या क्या योगदान किया गया, इस बात पर भी आधारित सवाल आपके यूजीसी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर न केवल उदाहरण के रूप में महात्मा गांधी का राजनीतिक चिंतन क्या रहा, उनके द्वारा रामराज के अवधारणा कैसे दी गई, उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण का सिद्धांत किस प्रकार से दिया है, ट्रस्टीशिप का विचार क्या है, वे किस प्रकार से दार्शनिक अराजकतावादी कहलाते हैं, या सर्वोदय का मॉडल उनका क्या है, इस बात का जहाँ पर आपको अध्ययन करना है, वहीं पर यह बात भी आपको देखना है कि नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया गया। जैसा कि आपको यह बात मालूम है कि 1919 से लेकर के 1947 तक के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास के चरण को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, मानवेंद्र नाथ राय, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी, ये सभी भारतीय राजनीतिक चिंतकों के अध्ययन में आपको इस बात को भी देखना है कि इनका राजनीतिक दर्शन क्या है, और राजनीतिक दर्शन के साथ साथ आपको उनके द्वारा राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में किस प्रकार से पार्टिसिपेट किया गया, उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाओं में अपना योगदान किया है, इस पर भी आधारित सवाल आपको पूछा जाएगा। तो ये दो चिंतकों की बात रही, दो पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो पाठ यूजीसी के लिए निर्धारित किया गया उसमें है राजनीति शास्त्र का सिद्धांत, इसको कहा जाता है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत जो बातें आपको पढ़ना है, हमने पहले भी कहा कि वह बात किसी न किसी रूप में आप पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों के अध्ययन के साथ कर लेते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट के रूप में आपको यहाँ पर यह समझना है कि राजनीतिक विचारकों के द्वारा राजनीति शास्त्र के सिद्धांत के रूप में कौन कौन से अवधारणाओं का प्रतिपादन किया गया, राजनीति शास्त्र क्या है, परिभाषा क्या है, परंपरागत और आधुनिक उपागम क्या है, स्टन और हॉमंड का राजनीतिक चिंतन क्या है, इन बातों का इसमें अध्ययन आपको करना है। राजनीति विज्ञान कला है, विज्ञान है, या दोनों है, इस बात का भी अध्ययन आपको इस पाठ के अंतर्गत देखना है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, संप्रभुता की अवधारणा क्या है, इस बात को देखना है। इसके अंतर्गत आपको समझना है कि कानून क्या है, दंड क्या है, और न्याय के कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। यह बात राजनीति शास्त्र के सिद्धांत में आता है। लोकतंत्र, राजनीतिक दल, जनमत, चुनाव के प्रणालियाँ भी इसके अंतर्गत आपको पूछा गया। तो यह बात के साथ साथ इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण
न केवल अवधारणाओं का इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं और न केवल इसके अंतर्गत हम लोग कॉन्सेप्ट का अध्ययन करते हैं, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट का अध्ययन करते हैं, बल्कि इसमें विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का भी अध्ययन किया जाता है और उन विचारधाराओं के अंतर्गत आपको देखना होता है आखिर आदर्शवाद क्या है। हमको समझना है कि उदारवाद क्या है। हमको यह बात भी समझना है कि इसमें मार्क्सवाद क्या होता है, समाजवाद क्या है, अराजकतावाद क्या है, अराजकतावाद क्या है। हमको इसके साथ साथ कुछ समकालीन राजनीतिक विचारधाराओं को भी देखना है, जिसमें आपको नारीवाद है, परिस्थितिवाद का इसके अंतर्गत परिस्थितिवाद का भी प्रयोग किया गया है। इनके साथ साथ आपको इसमें जैसे भूमंडलीकरण का भी इसमें आपको अध्ययन करना है। तो यह पाठ इसके अंतर्गत आता है। कहने का आशय यह है कि संपूर्ण राजनीति सिद्धांत के साथ साथ इसमें विचारधाराओं का भी अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि प्लेटो और अरस्तु का संबंध आदर्शवादी विचारधारा के साथ है, तो जो आदर्शवाद के विषय में जो प्लेटो और अरस्तु के द्वारा विचार दिया गया, कमोवेश वही आदर्शवाद का भी बेसिक साइलेंट फीचर बन जाता है। इसलिए आदर्शवाद को जानने से भी पहले आपको यह बात मालूम होना चाहिए कि आदर्शवाद के रूप में, आदर्शवाद एक विचारधारा के रूप में किन चिंतकों का योगदान महत्वपूर्ण रहा, उदारवाद में किन का योगदान महत्वपूर्ण रहा, मार्क्सवाद में किन का योगदान महत्वपूर्ण रहा। अगर इस बात को आप समझ जाते हैं, क्योंकि मार्क्स का चिंतन ही वास्तव में मार्क्सवाद का आधार है, वैसे ही उदारवाद के पिता अगर जॉन लॉक हैं तो लॉक का विचार महत्वपूर्ण होगा। जो लॉक का विचार होगा वह उदारवाद का विचार कहलाएगा। आदर्शवाद में प्लेटो और अरस्तु का विचार महत्वपूर्ण होगा। आदर्शवाद का जन्मदाता प्लेटो को कहते हैं। इसलिए अगर हमको आदर्शवाद समझना है तो प्लेटो और अरस्तु के द्वारा आदर्शवाद के संदर्भ में कौन कौन सी बातें कही गई, इस बात को इसमें समझना आवश्यक होगा। तो यहाँ पर न केवल विचारधारा परंपरागत विचारधारा, बल्कि समकालीन विचारधाराओं को भी हम लोगों को समझने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। तो इस बात को भी हम लोग इसमें देखेंगे। अर्थात न केवल पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, बल्कि भारतीय राजनीतिक विचारक और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में उनके द्वारा किए गए योगदान का अध्ययन करेंगे। अन्ना आरंट, जॉन रॉल्स और ग्राम्शी जैसे राजनीतिक चिंतकों का, बर्नस्टीन जैसे समकालीन राजनीतिक विचारकों का भी इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। भारतीय राजनीतिक विचारकों और उनके द्वारा राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में किए गए योगदान का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। राजनीतिक अवधारणा, पॉलिटिकल थ्योरी, और पॉलिटिकल थ्योरी के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में न केवल परंपरागत और समकालीन विचारधाराओं का भी अध्ययन करेंगे। देखिए, इसके साथ हमारे यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए एक पार्ट बहुत महत्वपूर्ण बनता है, और वह है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवस्था एवं भारत का संविधान। भारतीय
राजनीतिक व्यवस्था एवं भारत का संविधान, इस पर आधारित सवाल आपको आता है। और इस सवाल का अध्ययन करने के लिए आपको भारतीय संविधान का बेहरक एम लक्ष्मीकांत या जे.एन. पांडे की किताब का अध्ययन करना चाहिए। और राजनीति शास्त्र के सिद्धांत की अगर बात करें और आप कहेंगे कि इसमें कौन सी किताब का अध्ययन करें, तो इसमें किताब आप ले लें, ओपी गावा की किताब है। ओपी गावा की किताब पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पर भी आती है और इनके इस किताब को आप ले सकते हैं। लेकिन इनके साथ साथ आप एक किताब इस पर सेल वेपर की है, अगर मार्केट में है तो आप उसको ले लें। इसमें 4 वॉल्यूम में एक किताब आती है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में जे.पी. सूद की। ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी एनसीईआरटी की किताब आप ले सकते हैं। ओपी गावा के पॉलिटिकल थ्योरी पर किताब है। पॉलिटिकल थ्योरी पर कुछ और भी किताबें हैं, आप अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जैसे ज्ञान सिंह संधू का या डॉक्टर आशीर्वादम की भी किताब आप ले सकते हैं। ज्ञान सिंह संधू की भी किताब आप इसमें ले सकते हैं, या इसके अंतर्गत आप डॉक्टर आशीर्वादम की भी किताब है, वह किताब भी आप इसमें ले सकते हैं। लेकिन एक किताब ओपी गावा की आती है जिसमें राजनीति शास्त्र विश्वकोश है और पाश्चात्य राजनीतिक विचारक विश्वकोश है। उस किताब को आप ज़रूर ले लें, उससे आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ इसके भारतीय संविधान में एम लक्ष्मीकांत का भारतीय संविधान का बेहरक और जे.एन. पांडे की किताब मैं कहूँगा कि आप ले लें। इसके साथ साथ जो पार्ट आपको पढ़ना है यूजीसी के एग्ज़ाम के लिए, वह है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन जैसा कि आपको मालूम है कि प्रारंभ में इसका अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही किया जा रहा था, लेकिन 1887 ईस्वी में अमेरिका में प्रोफेसर वुडरो विल्सन के द्वारा एक नए विषय के रूप में इसको स्थापित किया गया और इस बात पर बल दिया गया कि राजनीति विज्ञान जहां राजनीति का अध्ययन करता है और राजनीति जहां नीति का निर्माण करता है, वहीं पर नीति निर्माण का एक व्यवहारिक पक्ष है। और वह व्यवहारिक पक्ष यह है कि उस निर्मित नीति को क्रियान्वित करने का काम प्रशासन का है। नीति निर्माण करने वाली संस्था का वृहद अध्ययन राजनीति विज्ञान में होता है, लेकिन प्रशासन के अध्ययन के हर समय उपेक्षा होती है। तो क्यों न इस विषय का अध्ययन करने के लिए हम लोग एक अलग विषय के रूप में इसको मान्यता दें। इसी मंतव्य के चलते लोक प्रशासन विषय का सामाजिक विज्ञान के रूप में उद्भव और विकास होता है। और लोक प्रशासन इसीलिए एक अभिनव सामाजिक विज्ञान माना जाता है, क्योंकि यह एक नए विषय के रूप में स्थापित हुआ 19वीं शताब्दी में, जबकि अन्य विषय राजनीति विज्ञान ईसा पूर्व का है, यूनान से जो प्रारंभ होकर अब तक विकास की दिशा में है। तो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत यह पाठ निर्धारित किया गया। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको 2 पाठ देखना होता है। एक है प्रबंधन या प्रशासन का सिद्धांत है, प्रबंधन एवं प्रशासन का सिद्धांत आपको देखना होता है। और दूसरा इसके अंतर्गत आपको समझना होता है कई बातें हैं इसमें भारतीय प्रशासन के, और भारतीय प्रशासन का अध्ययन करने के लिए आप बेल फड़िया की किताब ले सकते हैं। अवस्थी माहेश्वरी की किताब इसमें महत्वपूर्ण है। लोक प्रशासन अवस्थी एवं माहेश्वरी की किताब आप इसमें ले लें, और अवस्थी एवं माहेश्वरी की किताब से
लोक प्रशासन का आप अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय प्रशासन का भी अध्ययन करने के लिए अवस्थी एवं अवस्थी की एक किताब आती है, या इसमें भी अल्फाड़िया की भी किताब का आप सहारा ले सकते हैं, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों पार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रबंधन और प्रशासन का अध्ययन कैसे करें, और भारतीय प्रशासन के अंतर्गत किन तथ्यात्मक चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया गया है, संगठन क्या होता है, संगठन का सिद्धांत क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विकास के अवस्थाएं कौन कौन सी रहीं, इनका बेसिक कैरेक्टर क्या रहा, इत्यादि बातों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसमें इस बात को भी बांटा गया है कि प्रबंधन और प्रशासन के संदर्भ में कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। अगर इसका आप अध्ययन करते हैं तो इसमें कुछ प्रशासनिक विचारकों का आपको अध्ययन करना होता है, जिसमें टेलर का, हेनरी फेयोल का, लूथर गुली के एवं उर्विक का, मूने एवं रेले का, एल्टन मेयो, चेस्टर बर्नार्ड का, मेरी पॉर्कर फॉलेड और हर्बर्ट साइमन का, मैक्स वेबर के नौकरशाही का आपको अध्ययन करना होता है। तो यह एक बड़ा सा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। वर्ड इस पर आधारित जो भी सवाल आते हैं वे थोड़ा सा अन्य पार्ट के तुलना में आसान रहते हैं। तो इसमें आप अवस्थी एवं माहेश्वरी की किताब का सहारा लें। लोक प्रशासन का सिद्धांत एवं व्यवहार के नाम से यह किताब निर्धारित किया गया। देखिए, यूजीसी की तैयारी करने के लिए एक पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है तुलनात्मक राजनीति विज्ञान। अगर आप किसी भी पार्ट का अध्ययन थोड़ा बहुत कम भी करें तो आपका काम चल सकता है, लेकिन तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का वृहद अध्ययन, इसका कॉन्सेप्ट में अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि अन्य पार्ट की तुलना में यह पार्ट का विकास तब होता है जबकि इस बात की आवश्यकता हुई कि राजनीति विज्ञान को एक सर्वव्यापक आयाम प्रदान किया जाए, क्योंकि अमेरिकन और यूरोपियन राजनीति विज्ञान के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष राजनीति विज्ञान को संकीर्ण बना रहा था, और न केवल संकीर्ण बनाता था बल्कि वह आलोचना का भी विषय बनता जा रहा था। इसलिए इस बात की आवश्यकता हुई कि राजनीति विज्ञान को अगर व्यापक आयाम प्रदान करना है तो आवश्यकता इस बात की है कि इसमें तुलनात्मक अध्ययन को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाए, और तुलनात्मक अध्ययन को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए निकाले गए निष्कर्ष को हम व्यापक बना सकते हैं, इस बात पर बल दिया गया। इसलिए तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के अध्ययन में, जहाँ तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के विभिन्न भागों का हमको अध्ययन करना है कि इसके कौन कौन से उपागम होते हैं, और राजनीतिक व्यवस्था क्या है, डेविड स्टन और ऑमंड का विचार क्या है, लुसियन पाई का राजनीतिक विकास क्या है, मैक्स लर्नर का राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, और राजनीतिक समाजीकरण और सांस्कृतिकरण क्या होता है, इन सारी बातों का जहाँ इसमें अध्ययन करना है, वहीं पर तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के विभिन्न अवधारणा के साथ साथ आपको इस बात का भी इसमें अध्ययन करना है कि विश्व संविधान के संदर्भ में कौन कौन से मुख्य प्रावधान किए गए। जैसे आपको इस बात को भी देखना है कि अमेरिकन संविधान क्या है, जर्मनी का संविधान क्या है, नाइजीरिया का संविधान क्या है, स्विट्जरलैंड और सोवियत संघ का संविधान क्या है, और भारतीय संविधान तथा इंग्लैंड के साथ में इसका कंपैरिजन क्या होगा, इस बात पर भी आधारित सवाल आपको आता है। अगर विधायिका पर सवाल आएगा अगर विधायिका पर सवाल आएगा तो विधायिका पर आने वाला यह सवाल केवल भारत के विधायिका पर ही नहीं बल्कि अमेरिकन विधायिका, ब्रिटिश के विधायिका तथा अन्य देशों के
विधायिका पर आएगा, कार्यपालिका न्यायपालिका पर आएगा, तो अनेक ऐसी बातें हैं जिसके लिए आपको वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करना आवश्यक है। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए दो किताबें बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक है सीवी गेहना की किताब आप ले लें तुलनात्मक राजनीति विज्ञान में, और दूसरा एक किताब है जेसी जौहरी की। यह किताब भी, दोनों किताबें अच्छी हैं, दोनों में से कोई भी एक किताब आप ले लें। लेकिन इसके साथ साथ आपको विश्व संविधान भी पढ़ना है, तो विश्व संविधान का अध्ययन करने के लिए आसान एक किताब है आप पुखराज जैन साहब के, उस किताब को आप ले लें, आसानी से आप समझ सकते हैं। तो देखिए ये बात तो थी तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के संदर्भ में। इसके साथ साथ आपको एक पार्ट यूजीसी के एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और वह है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस पर आधारित सवाल करंट अपडेट के साथ भी आता है। विश्व समुदाय के द्वारा कौन सा आर्थिक संबंध स्थापित किया गया, किस आर्थिक संगठन का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए गए कार्य कौन कौन से हैं, लेटेस्ट में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस कार्य के लिए, किस मानवाधिकार के लिए कौन सा कदम उठाया, इस पर आधारित सवाल आपको आते हैं। भारत के महत्वपूर्ण भूमिका आसियान में क्या रही, सार्क में क्या है, हिमतच्छेद में क्या है, और राष्ट्रमंडल में इसकी भूमिका क्या है, इस पर आधारित सवाल यह प्रैक्टिकल पार्ट बनता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। इंटरनेशनल रिलेशन में एक व्यावहारिक पक्ष के अंतर्गत पूछा जाता है कि भारतीय विदेश नीति क्या है, महाशक्तियों के साथ इसका भारत का संबंध क्या है, पड़ोसी राज्यों के साथ कौन सा संबंध है, पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों की स्थापना में भारत का श्रीलंका के साथ, भारत का चाइना के साथ, पाकिस्तान मालदीव के साथ, भूटान के साथ, ऐसे जितने भी इसके पड़ोसी देश हैं उन सारे देशों के साथ, बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा संबंध रहा, और संबंधों को भी पढ़ने के लिए आपको दो चरणों में इसको डिवाइड कर लेना चाहिए। पहला चरण यह है कि इन देशों के साथ भारत के परंपरागत संबंध, और उसके बाद इन देशों के साथ वैश्वीकरण, बाजारवाद, भूमंडलीकरण या आर्थिक उदारवाद के बाद बनने वाला संबंध, अर्थात समकालीन वर्तमान संदर्भ में इन समस्त देशों के साथ कौन सा संबंध रहा। अगर आपको बांग्लादेश पढ़ना है, चाइना के साथ भारत के संबंध पढ़ने हैं, पाकिस्तान के साथ भारत के साथ संबंध पढ़ने हैं, चाइना के साथ भारत का संबंध पढ़ना है, तो चाइना भारत का संबंध या भारत श्रीलंका पाकिस्तान का संबंध दो पार्ट में गुजरता है कि इनके बीच विवादास्पद मुद्दे क्या रहे, क्योंकि इस पर आधारित सवाल आपको पूछ लिया गया कि कच्चा टिबू द्वीप विवाद किन देशों के साथ संबंध रहा, न्यूमर द्वीप विवाद किन देशों के साथ संबंध रहा, या कारगिल का संबंध विवाद किनके साथ संबंध में रहा, शिमला समझौते में कौन सी बातें थी, ताशकंद समझौता पड़ोसियों के साथ संबंध में। इसी के साथ साथ भारत का अमेरिका के साथ, भारत का सोवियत संघ के साथ भी क्या संबंध रहा, इस पर भी आधारित संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके विभिन्न अभिकरणों पर भी इस पर आधारित सवाल आपको पूछा जाता है। तो यह बात भी आपको समझना है कि इसमें कौन कौन से तथ्य हैं और इसको हम कैसे तैयार करें कि ये अवधारणात्मक रूप में हमको आज जल्दी से तैयार हो जाए और भूलने ना पाए। इसकी तैयारी करने के लिए आप प्रीवियस ईयर के पूछे गए सवालों को आधार बना करके आप पढ़ें, क्योंकि कॉन्सेप्ट के धरातल पर यह सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। अगर आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर नहीं होगा तो यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर हो गया तो यह एग्ज़ाम बहुत ही सरल भी होता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग नहीं है,
फर्स्ट पेपर आपका कंपलसरी रहता है सबके लिए, और सेकंड पेपर के अंतर्गत पार्ट 2 के अंतर्गत आपको विषय पढ़ना है। अगर आपका राजनीति विज्ञान है तो आपको राजनीति विज्ञान पढ़ना है, या आपका अगर कोई दूसरा विषय है तो आपको दूसरा विषय पढ़ना है। इसके लिए दो बातें हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बतलाया। एक है व्यावहारिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, व्यावहारिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, या दूसरा है इसमें आपको सैद्धांतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। व्यावहारिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आपको पढ़ना है, और इसमें आपको देखना है कि सैद्धांतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सैद्धांतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत का आपको अध्ययन करना है। सबसे पहले आपके जहन में यह बात का आना आवश्यक है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन का सिलसिला क्यों स्टार्ट हो गया, इसकी क्या आवश्यकता थी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन में शामिल कर लिया गया। इस बात को जब हम सोचते समझते हैं तो यह बात आवश्यक हो जाता है कि कोई न कोई तो ऐसा घटनाक्रम रहा जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए प्रेरणा प्रदान किया। तो अगर इस बात को देखते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर इसमें महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय शांति को जो खतरा उत्पन्न होता है तो विद्वत समाज के द्वारा इस बात पर विचार विमर्श किया जाने लगा कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए कौन सा कदम उठाया जाए। लीग ऑफ नेशंस के 1920 में स्थापना हो गई, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर होने के परिणाम स्वरूप इस बात को गहरा धक्का लगा कि यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी अंतर्राष्ट्रीय शांति के स्थापना में मददगार साबित नहीं हो पाया। तो इसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने का सिलसिला स्टार्ट होता है, और बहुत सारे सिद्धांतों का अवधारणाओं का इसमें जन्म होता है जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आदर्शवाद का सिद्धांत इसमें आता है, और वह सिद्धांत लाने का श्रेय जाता है जिस राजनीतिक चिंतक को, उनका नाम है प्रोफेसर वुड्रो विल्सन। आदर्शवाद को ला करके उन्होंने माना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष स्वाभाविक नहीं है, ये कदाचित कभी कभी उत्पन्न होता है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के स्थापना के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अशांति और संघर्ष को हम आसानी से रोक सकते हैं। यह उनकी सदस्यता थी, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप सोचेंगे तो यह एक काल्पनिक माना गया, और इसके प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ये यथार्थवाद का आना स्वाभाविक है, और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है मॉर्गेनथाउ ने। मॉर्गेनथाउ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद को लाया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक ही सगल है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक ही प्रकृति है कि इसमें संघर्ष स्वाभाविक होता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कुछ और नहीं बल्कि यह केवल शक्ति संघर्ष या प्रतिस्पर्धा का स्थल मात्र है। इसके बाद निर्णय निर्माण का सिद्धांत, व्यवस्थावादी सिद्धांत या अनेक सिद्धांतों का विकास होता है जिसका आपको अध्ययन करना है। इसमें आप पढ़ने के लिए सैद्धांतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप किताब ले सकते हैं। एक महेंद्र कुमार की किताब है, उस किताब को आप ले लें। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के रूप में बहुत ही अच्छी किताब है। इस पर आधारित इसमें दिए गए सवाल भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और दूसरी वाली किताब का अध्ययन करने के लिए, दूसरे पार्ट का अध्ययन करने के लिए आप ABL फाड़िया की भी किताब ले सकते हैं। सरल शब्दों में है, आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। और इस किताब में यह पार्ट भी दिया रहता है, सैद्धांतिक भी पार्ट है और प्रैक्टिकल पार्ट है, दोनों आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें पुष्पेश पंत की किताब है, या युवा घई की गाइड टाइप की किताब आती है, उसका भी आप प्रयोग या सहारा ले सकते हैं। बाकी आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए करंट के साथ भी अपने आप को अपडेट किए रहना है। तो देखिए, ये तो पार्ट है
यह संपूर्ण एक मोटा मोटा पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में, लोक प्रशासन, पॉलिटिकल थ्योरी, भारतीय संविधान, पाश्चात्य और भारतीय राजनीतिक विचारकों के अध्ययन में के इन सारी पार्टों का अध्ययन करके आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के सवालों को अपने इस एग्ज़ाम के लिए आधार बना सकते हैं। तो हमारा यह आज का क्लास इसी बात पर आधारित था कि आप अगर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना स्टार्ट किया है तो आप इस पार्ट के अंतर्गत कौन कौन से भाग का अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी किताबें आप लेंगे और इसका कैसे आप अध्ययन स्टार्ट कर सकें, ये बात हमने आपको बतलाया। यूजीसी नेट जेआरएफ के अगर आप तैयारी करना स्टार्ट किए हैं और राजनीति विज्ञान आपका विषय है तो हमारा यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ साथ इस पाठ्यक्रम पर आए हुए सवालों का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के साथ साथ इस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उन सवालों की जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ हम लोग अपने लाइव क्लासेस में भी बात करेंगे जिससे आपके अंतर्गत जो डाउट हो उन सवालों को आप पूछ सकें। तो हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है और इस यूजीसी नेट जेआरएफ के क्लास में एडमिशन लेने के अगर आप इच्छुक हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। आज की बात हम लोगों के यहाँ तक थी। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास आपके लिए आपकी सफलता में मददगार होगा।